I'm Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Transition Elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का दूसरा नाम आप जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होता है. इनकी पोजीशन कहाँ है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सीरीज, ये सब हम एक एक करके देखने वाले हैं. देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें यहाँ क्या होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, इधर क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट. ये इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, वहीं पे लोकेटेड होते हैं. इनका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट. हम देखेंगे कि हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं. वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट. क्योंकि अगर हम इसमें से, ये मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट लिखे, इसमें से मैं कोई सा भी एक एलिमेंट लेती हूँ, जैसे मैंने 26 नंबर ले लिया और मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. मीन्स हम कह सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 26, क्योंकि 26 नंबर है तो 26th नंबर जो है वो किसका होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन का. लास्ट इलेक्ट्रॉन का नाम होता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन इसको इसके प्रीवियस एलिमेंट से डिफर करता है. अगर 25 ही होते तो फिर तो क्रोमियम ना होता. तो इसने क्योंकि इसको इससे अलग बनाया है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. तो इनमें आप क्या देख रहे हो कि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो किस में जाता है डी सब शेल में. यहाँ ये देखो ये डी सब शेल में एंटर करता है, इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. और जो एस और पी होते हैं, इनके अंदर से अगर आप कोई सा भी एलिमेंट लेंगे, एटॉमिक नंबर लेंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो आप क्या देखेंगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इन एलिमेंट्स के लिए वो एस सब शेल में जाएगा और इन एलिमेंट्स के लिए किस में जाएगा वो पी सब शेल में जाएगा. इसीलिए उनका नाम पी ब्लॉक एलिमेंट, इनका एस. और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है एफ सब शेल में एंटर करता है, इसलिए हम उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनका नाम फिर ट्रांजिशन कैसे पड़ा. देखो ट्रांजिशन कैसे हुआ कि जो आपने ये एस ब्लॉक बनाया था, ये सारे एलिमेंट्स क्या थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि इन सबका एक नेचर था इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन फॉर्मेशन करना. लेकिन ये जो पी ब्लॉक आपने बनाया था, इसमें ये सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बनाना चाहते हैं जनरली. तो हम क्या देखते हैं लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव से हम कहा पहुंच गए नेगेटिव पे पहुंच गए. तो बीच में यहां से जब हम पास हुए तो प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं चेंज हुआ ना, वो क्या हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुआ. तो बिकॉज इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव वाया दीज एलिमेंट्स होता है, बीच में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो है. तो क्योंकि थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ये जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है. देखो ये पेन का कैप इधर था, अब ये इधर हो गया, तो बीच में एक स्टेज आई ना कि वो उसी के थ्रू हुआ. तो इसलिए इन एलिमेंट्स को जो बीच में जिनके थ्रू वो चेंज होता है उनको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होते हैं, इसलिए. और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है ट्रांजिट होती हैं. कोई प्रॉपर्टी यहीं पे ट्रांजिट हो जाएगी, कोई दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे, कोई तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे. तो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ब्लॉक ऐसा है जहां प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन टेक प्लेस होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. अब हाउ मेनी दीज एलिमेंट्स आर, दीज आर ओनली 40 एलिमेंट्स. ये देखो ये हमने 21 से लेके 30 तक, देन 39 से लेके 47, देन 57 से लेके और 80 तक, नेक्स्ट 89 से लेके 112 तक. ये 40 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 10-10 की सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है और ईच सीरीज हैज 10 एलिमेंट्स. नेक्स्ट ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, टोटल 40 एलिमेंट्स हैं, इसमें इस वाली सीरीज को, फर्स्ट सीरीज को हम क्या कहते हैं 3D सीरीज, इसको हम क्या कहते हैं 4D, ये 5D और ये होती है 6D.
तो ये जो आपकी सीरीज चल रही है 21 से 30 तक, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है और ये 6D सीरीज है। साथ में इसी सीरीज का एक नाम और होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसका नाम होता है सेकंड, इसका थर्ड और इसका फोर्थ। तो हम कहेंगे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है और ये फोर्थ। और ईच सीरीज में 10 एलिमेंट्स है, तो ये 40 एलिमेंट्स होते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दो, जब हमारे पास 40 एलिमेंट्स थे तो हमने इसके ग्रुप्स कितने बनाए थे? 10। जो इसके डी ब्लॉक के जो ग्रुप्स होते हैं वो कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं। ये ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक, जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें तो वो क्या होता है? 3 से लेके 12 तक होता है। यानी कि जो पहला है वो 3, फिर ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12। या हम इसको और दूसरा नाम देते हैं थर्ड बी। थर्ड बी के बाद फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और सेवेंथ बी के बाद हम 3 किसके ले लेते हैं? 8th के। उसके ऊपर ना हम A लिखते हैं ना हम B लिखते हैं। देन फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। तो ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? B ग्रुप के हैं। जबकि ये S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले क्या होते हैं? A ग्रुप के होते हैं। तो A और B में क्या डिफरेंस होता है? A वाले जो एलिमेंट्स हैं इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल के किसी भी सब शेल में जाएगा, S में या P में, लेकिन शेल क्या रहने वाला है? लास्ट। जबकि डी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आता तो डी सब शेल में है, लेकिन वो शेल कौन सा होता है? कौन से शेल के डी में आता है? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट क्या होता है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर शेल है, तो जो आउटर मोस्ट है इसका नाम वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के जो अंदर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट शेल में S, P, D सब है, लेकिन ये कौन से में जाएगा? डी सब शेल में जाएगा। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं ये वैलेंस शेल में नहीं जाते। ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये बी ग्रुप में आते हैं। अगर वो वैलेंस शेल में जाता तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? ए ग्रुप के एलिमेंट्स, यानी कि एस या पी के। और अगर वो पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट में आता है, जैसे एफ के केस में आता है नीचे एफ ब्लॉक में, तो हम उनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन के भी अंदर वाले एलिमेंट, तो उन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है पीरियोडिक टेबल में? ये पीरियोडिक टेबल में हमें मिलती है, यहां ध्यान दो, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। अब ये जो फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में और कहां से? थर्ड बी से लेके और सेकंड बी तक, या ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक कौन सी सीरीज होती है? 3D सीरीज होती है। फिर फिफ्थ पीरियड में कौन सी होती है? 4D सीरीज होती है। और इसके बाद सिक्स्थ पीरियड में क्या होती है? 5D सीरीज। और 7th पीरियड में क्या होती है? 6D सीरीज होती है। तो होप कि आपको इनका पोजीशन या इनकी लोकेशन पीरियोडिक टेबल में समझ में आ गई होगी। अब हमने देखा ये एलिमेंट्स कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं। ये आपको 40 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इनको याद करने के लिए कि हम इनको कैसे इजीली याद करें या पूरी पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें, आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड वन वीडियो हाउ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। उस वीडियो का नाम है, लेक्चर का नाम, हाउ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। तो विद इन 30 मिनट्स आप क्या कर सकते हैं? पूरे 112 एलिमेंट्स को आसानी से याद कर सकते हैं। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो दोज स्टेप्स। तो आपने डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके इस लेक्चर को देखना है, सो दैट आपको ये पीरियोडिक टेबल याद हो सके। तो अब उसमें देखो ये उसी के बीच में आ जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है 21 वाला, 21, 22, 23 इस सीरीज का जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, मेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसकी जो नेक्स्ट सीरीज है वो 39 से लेके 47 तक होती है, जिसमें एलिमेंट्स हैं इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। नेक्स्ट अगर हम थर्ड सीरीज की बात करें तो ये 57 लेंथेनम है। इसके बाद 14 एलिमेंट्स किसके आते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज के।
तो 72 हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। और लास्ट जो फोर्थ सीरीज है उसमें हम क्या देखते हैं 89 के ऊपर फिर एक स्टार होता है, क्योंकि हम यहाँ 14 एलिमेंट्स किसके लिए छोड़ते हैं, नीचे एफ ब्लॉक के लिए छोड़ते हैं। तो ये आपका जो एलिमेंट आएगा नेक्स्ट 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और जो एलिमेंट्स के नाम है वो क्या है, एक्टिनम, कुर्चोशियम, हानियम, सीबोर्गियम, बोहरियम, हेस्मियम, माउंटेनियम, डिस्प्रोसियम, रोंगटोनियम एंड कॉपरनीशियम। तो आपने इन एलिमेंट्स को 5-6 टाइम्स अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर ओनली इनको बार बार लिख के और याद करना है। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, प्रॉपर्टीज को, ऑक्सीडेशन स्टेट को, कॉन्फ़िगरेशन को। ऑल आर बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ओनली। तो अगर आपको पोजीशन पता है ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट चैप्टर। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो टेक्नीशियम एलिमेंट है ये आइसोटोपिक ज्यादा है। इसके जो आगे वाला एलिमेंट है और इसकी जो पीछे वाला एलिमेंट है उनके इतने ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं कि इसके लिए कोई भी एक स्टेबल आइसोटोप नंबर, मास नंबर नहीं बचता। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये नेचर में मिलता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्टिनियम, कुर्चोशियम, हानियम, ये सारे एलिमेंट्स भी यहां से 104 से लेके और 112 तक ऑल आर आर्टिफिशियल, मैन मेड, सिंथेटिक एलिमेंट्स। इनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं खुद, ये नेचर में मिलते नहीं हैं। इनको हम बनाते हैं कैसे, किसी एक एलिमेंट के ऊपर दूसरे स्मॉल न्यूक्लियाई की बम्बार्टमेंट की और फिर हम चेन रिएक्शन चला के इनको 1 by 1 बनाते हैं, क्योंकि दे आर सिंथेसाइज इन द लैब, इसीलिए हम इनको सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। एंड दे आर मेड बाय मैन, इसलिए हम इनको मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं। दे आर सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, दैट्स वाई हम इनको सिंथेसाइज एलिमेंट्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो 21 नंबर से स्टार्ट है। तो आप अगर हम आफ्पो प्रिंसिपल को फॉलो करें तो ध्यान दो, ये 1s, ये 2s, ये 2p, 3s, 3p, 3p के बाद हम किस में इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, 4s में। यानी कि 3p के बाद 19th इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3p तक 18 हो जाते हैं, तो 19th इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 3d में नहीं जाता बल्कि किस में आता है, 4s में। जब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 20 हो जाते हैं। फिर 21 से कौन सा सबशेल भरा जाता है, 3d। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्कैंडियम का 3d1 4s2, क्योंकि आपने 4s2 को पहले फिल किया फिर आपने किसको किया, 3d को। तो 3d1 4s2। टाइटेनियम के केस में क्या होगा, 3d2 4s2। वेनेडियम में 3d3 4s2। क्रोमियम में 3d4 होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि हाफ फील्ड, इसने एक इलेक्ट्रॉन 4s से ले लिया और कौन सा बन गया, हाफ फील्ड, बिकॉज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। तो इसीलिए क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट मैग्नीज में क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है 25th वो 4s में जाएगा, क्योंकि 3d5 तो एस सच है, तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकिल 3d8 4s2, कॉपर 3d10 4s1। क्योंकि अगर ये 3d9 होता तो कम स्टेबल होता, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, तो इसका भी कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कि जिसमें फुलफिल्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए एस से एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, डी में। एंड जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। अब जो इसके नीचे वाली सीरीज है इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, बिल्कुल इन्हीं के जैसे होते हैं, सिर्फ माइन्यूट चेंज होता है, उसको हम कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे स्कैंडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, इट्रियम। टाइटेनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, जिर्कोनियम। वेनेडियम के नीचे नियोबियम।
क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम, आयरन के नीचे रुथीनियम, कोबाल्ट के नीचे रोडियम, निकल के नीचे पैलेडियम, कॉपर के नीचे सिल्वर और इसके नीचे कैडमियम। तो देखो यहाँ पे इट्रियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4d1 5s2, इसका 3d1 था, इसका 4d1 है, इसका 3d2 4d2, 3d3 यहाँ देखो क्या हो गया 4d5, यानी कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या ले लिए, एसके अपने पास ले लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड जो है स्टेबल ज्यादा होती है। तो यहाँ देखो ये भी एक एक्सेप्शनल है और ये भी एक एक्सेप्शनल है। यहाँ पे कितने एक्सेप्शनल केस हो गए, 2 इसी जगह पे। फिर 4d5, 4d6, 4d7, अब 4d8 की जगह क्या आ गया 4d10 और यहाँ पे अगेन 4d10। तो यहाँ 5s0 होगा, यहाँ 5s1, यहाँ 5s2। तो आप क्या देख रहे हो, इस पूरी सीरीज में हाउ मेनी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर देयर, 4, और इसमें कितने थे 2। अब मैं इसके नेक्स्ट सीरीज की बात करती हूँ। इट्रियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, लेंथेनम, जिरकोनियम के नीचे हाफनियम, इसके नीचे नियोबियम के नीचे आता है टेंटेनम, और क्रोमियम मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन, मैग्नीज टेक्नीशियम के नीचे रीनियम, इसके नीचे ऑस्मियम, इसके नीचे इरिडियम, पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम, सिल्वर के नीचे गोल्ड और इसके नीचे मरकरी। तो देखो 5d1 क्योंकि यहाँ 4d1 था तो 5d1 6s2, 5d2 6s2, 5d3। तो देखो ये एक्सेप्शनली है, जबकि यहाँ पे नियोबियम में क्या था, ये एक्सेप्शनल था। तो ये हो जाएगा 5d3 6s2 नॉर्मल है, जबकि ये एक्सेप्शनल है जो कि टंगस्टन है, क्रोमियम के नीचे वाली लाइन। ये रीनियम एज सच है, ऑस्मियम 5d6, इरिडियम 5d7, प्लेटिनम 5d10। अब देखो ये एक्सेप्शनल है, ये भी एक्सेप्शनल। तो यहाँ पे कितने एक्सेप्शनल है, ओनली 3। एक ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 यहाँ पे है, तो ये आपके हो जाते हैं 3। तो आपसे एग्जाम में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ही पूछा जाता है। तो ये 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, जो 60 सीरीज है हम उसकी स्टडी ज्यादा नहीं करते, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, सिंथेटिक है और दे आर नॉट स्टेबल, तो हम उनको अभी पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो हम आपको पढ़ा भी नहीं सकते। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो एटम है, अगर आपको एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप उसको बिल्कुल इस कॉन्फ़िगरेशन से एसोसिएटेड ही एक क्वेश्चन आपको करना आता है, ज्यादातर वही पूछा जाता है कि पोटेशियम में 19th इलेक्ट्रॉन जो है 4s में पहले आया, फिर कैल्शियम में भी किस में आया 20th इलेक्ट्रॉन 4s में आया, स्कैंडियम 21 में, अब 21st इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 3d में। ये मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात है तो हम पहले किसको फिल करते हैं 4s को, आफ्टर दैट वी फिल 3d। और हम क्या मतलब रीजन देते हैं कि 4s की एनर्जी लेस देन है किससे 3d से। बिल्कुल सही बात है, तो 4s पे पहले आना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होती है, क्योंकि आपको आयंस का भी क्या बनाना होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आता है, तो अब अगर आपको स्कैंडियम +2 या स्कैंडियम +3 का बनाना है, क्योंकि आपने स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3d1 4s2, यानी कि आपने 19th और 20th इलेक्ट्रॉन को किस में भेजा था 4s में, और 21st को किस में भेजा था 3d में। इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जब बाहर निकलने की बात आएगी, यानी कि जब आप आयन बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना है, तो उसमें से निकलना चाहिए जिसमें बाद में इलेक्ट्रॉन आया है। लेकिन हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलता है 4s में से निकलता है। तो ये कुछ एबनॉर्मल बात है कि आया पहले है, जाता भी पहले है, जबकि जाना किसको चाहिए था, जो बाद में आया उसको पहले जाना चाहिए था, जो दूर बैठा है न्यूक्लियस से। तो इसके आंसर को देने के लिए हमें पहले 4s और 3d का ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम देखना होता है। ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, दिस वन इज 3d ऑर्बिटल, लेकिन जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है ये 4s ऑर्बिटल है। अगर आप इनकी रेडियल प्रोबेबिलिटी देखो या इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो आप क्या देखते हो कि ये 4s यहां तक है, 3d यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म, और ये 4s यहां तक है। तो अब आपने क्या देखा कि 4s
विच वन इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस? अगर ये न्यूक्लियस है तो 4s तो यहीं पे ही आ गया, तो 4s की डिस्टेंस कम है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या है? कम, क्योंकि न्यूक्लियस की ज्यादा क्लोज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में आता है? 4s में आता है। लेकिन सेम टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जो 4s का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो d ऑर्बिटल से आगे तक जा रहा है। ये देखो d यहाँ खत्म हो गया, जबकि शुरू यहाँ हुआ था, यहाँ खत्म हो गया, 4s का यहाँ तक है। तो निकालते समय जब इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आउटसाइड है, तो बताओ कौन ज्यादा आउटसाइड है? कौन? देखो 4s ज्यादा आउटसाइड है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में से निकलता है? 4s में से निकलता है, और बाद में कहां से जाता है? 3d में से। तो अगर आपको स्कैंडियम का +2 बनाना हो तो आप कौन से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे पहले? 4s में से। तो यहाँ आपको मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आते समय हमने 4s में क्यों भेजा, बिकॉज 4s इज मोर इनर देन 3d, और जाते समय हमने 4s में से पहले क्यों निकाला? क्योंकि 4s इज मोर आउटर देन 3d। तो सेम टाइम पे 4s 3d के कंपैरिजन में ज्यादा अंदर भी है और ज्यादा बाहर भी है, और 3d उसके बाद शुरू होता है और उससे पहले ही क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से देखो, बाद में शुरू हुआ और खत्म क्या हो गया? पहले हो गया। तो अब अगर आपको किसी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसी भी आयन का, जैसे आपको दे दिया जाए स्कैंडियम +2, आपको दे दिया टाइटेनियम +2, आपको दे दिया मैग्नीज +4, एनीवन, तो उसका एक ही तरीका होता है कि पहले आप उसके एटम का लिखो। मैं आपको ये 3 एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। 21 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 21 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। और अब आप सोचोगे, ऐसा कभी नहीं करोगे कि 21 2 बाहर गए तो 19, तो आप 19 के लिए 1s2 2s2 2p6 करना शुरू कर दो। नो, नेवर। आपको क्या करना है? पहले पूरा 21 का लिखना है, उसके बाद आपने सोचना है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो कहां से कम होंगे? 3d से के 4s से? 4s से कम होंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 4s0। अच्छा, अब टाइटेनियम का क्या होता है? 3d2 4s2, 22 नंबर का। तो आपने ऐसा नहीं करना कि +2 बनाना है तो सीधा 2 कम कर दो और कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके, तो वो गलत आएगा। आपको सही कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है उसका? 3d2 4s2, पहले एटम का लिखा, न्यूट्रल एटम का। अब आप सोचेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां से कम करने, क्योंकि +2 है, तो आप 4s से कम करोगे और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d2 4s0। सेम वे में मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 3d5 4s2। अब आपको कितने कम करने? 4। तो 4 कहां से कम होंगे? ऐसा नहीं कि आप d में से कम कर दोगे, नहीं, पहले s में से जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में से चले गए, अब 2 और जाएंगे, कहां से? d में से। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d3 4s0। तो इस तरीके से किसी भी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर दिमाग लगाना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और फिर आपने आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो एग्जाम में ज्यादातर आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पूछा जाता है, तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। 4s और 3d के ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम को हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी समझ सकते हैं, और कई बार एग्जाम में ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपसे पूछा भी जाता है। क्या है? आपने ये न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के बाहर कई शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, आप रेडियली मूव करो 0 टू इंफिनिटी, तो 1s की एनर्जी पहले आएगी, फिर 2s की, फिर 2p की, उसके इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो यहां तक जो मैंने कर्व बनाया है ये किसको डिनोट करता है? ये मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है। किस किस की? 1s की, 2s की, 2p की, 3s की और 3p की। अब इसके बाद बचते हैं 3d एंड 4s। तो देखो ये जो ब्लैक कलर से डायग्राम है, 4s कहां से शुरू हो गया? इससे पहले ही शुरू हो गया। जो रेड है वो किससे शुरू है? 3d रेड कलर से है, तो ये इससे पहले ही शुरू हो गया इस तरीके से। ये पूरा डायग्राम किसका होता है? 4s का, यहां तक, ये इसके बाद तक गया, तो ये किसका है? 4s का। कभी भी ऐसे मत सोचना कि 4s यहां से शुरू हो रहा है। 4s बिल्कुल 0 से ही शुरू होता है, पहले छोटी सी इसकी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, फिर वो 0 हो जाती है, फिर और ज्यादा बढ़ती है, फिर और ज्यादा, और 4s वाली डिस्टेंस के ऊपर सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें 3D की, तो 3D में क्या होता है, ध्यान दो, ये इसके बाद शुरू हो रहा है, चाहे थोड़ा सा ही लेट शुरू हुआ है और धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 3D सबसे पहली बार आया है तो इसमें एक ही हम पाएगा। जबकि 4s एस ऑर्बिटल कितनी बार आया है, चौथी बार आया है। 1s पे आया है, 2s पे आया है, 3s भी आया है। तो देखो ये 1s के पास भी इसकी डेंसिटी होगी, 2s के पास भी, 3s के पास भी, 4s के पास भी, और बीच में क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। जबकि 3D पहली बार आया है, इसमें 1D और 2D तो होता ही नहीं है, इसलिए इसका पहला हम्प यहाँ आएगा और इस तरह से कम हो जाएगा। तो ये आप क्या देख रहे हो, यहीं पे खत्म हो गया 3D। तो हम कह सकते हैं कि ये 4s अगर ऐसे है तो 3D क्या है, यहां से तो शुरू हुआ और यहां पे खत्म भी हो गया। ओके, तो ये था रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ 3D एंड 4s। After introduction of transition elements, we will see their general characteristic properties of d block elements या transition elements. All are metals. जो d block elements हैं, transition elements, they all are metals. They have metallic properties and they are hard, and their melting point and boiling point is also very high. देर आर फ्यू एलिमेंट्स जिनका कि 3000 से भी ज्यादा है, और मोस्टली का क्या है 2000 और 3000 के बीच में है। ओनली फ्यू आर देयर जिनका कि 2000 से लेस है बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें एक्सेप्शनल कौन है, मरकरी। मरकरी वैसे तो मेटेलिक है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो ये सारे मेटल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखते हो कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं से बनाया जाता है। आयरन का तो आप सभी देखते हैं, टंगस्टन का हम बल्ब में फिलामेंट काम में लाते हैं, स्ट्रॉन्ग है इसीलिए, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट उसका काफी हाई है इसलिए। और ये रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स हैं, यानी कि फर्नेसेस में जो इनर लाइनिंग की जाती है या आउटर, जो ताकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को जो बियर कर सके, हम इन्हीं की करते हैं। एंड ऑल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। दे आर हाईली डेंस्ड ऑल्सो। अगर इनका एक छोटा सा टुकड़ा भी लिया जाए तो वो काफी भारी होता है। तो हम क्या देखते हैं, इरिडियम एंड ऑस्मियम की जो डेंसिटी है, इट इज ऑलमोस्ट 23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा अगर हम एक इनका टुकड़ा लें तो उसका वेट जो है ऑलमोस्ट 23 ग्राम के आसपास आता है। ये डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, आप सब जानते हो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, इसीलिए हम सिल्वर और गोल्ड के क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं, इनके हम आयरन के और इनके क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं, बिकॉज दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स क्योंकि गुड कंडक्टर होते हैं और ये भी मेटल है, इसीलिए क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसीलिए इनके यूटेंसिल बनाते हैं कि वो जल्दी से कंडक्ट करते हैं। कॉपर की वायर्स आप सब जानते हो कि घरों में काम में ली जाती हैं। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनके कंपाउंड में आयनिक फॉर्म में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। साथ में इनकी एक टेंडेंसी होती है एलॉय फॉर्मेशन की। एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एलॉय की, वो प्योर मेटल से ज्यादा बेटर होती हैं। तो इनकी एक टेंडेंसी होती है कि दे गिव सॉलिड सॉल्यूशन, जिसको हम एलॉय कहते हैं। साथ में इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, यानी कि जितना इनके ऊपर चार्ज है ये उससे ज्यादा लिगेंड से जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, और उसी प्रकार से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, हम चैप्टर में सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कुछ भी इसमें से छूट जाता है तो आप मेरे चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके देख सकते हैं। आपकी कोई डाउट है, आप अपनी क्वेरीज मेरे वीडियो पे भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।